हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो सीडीपी के आपको प्रश्न करवाएंगे वह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी मानिए दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न आएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो प्रक्रिया आपसे पूछी गई है, ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो देखिए, अगर हम लोग अधिगम करते हैं तो उसमें जो है कि अगर हम किसी चीज़ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं और पुनरावृत्ति करके उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हमको अच्छे तरीके से आ जाती है, तो यह तो आपका एक सार्थक अधिगम हो जाएगा। तो इसलिए यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला है निर्देश एवं संचालन। तो देखिए, अगर किसी के निर्देश में रह के काम करते हैं, निर्देश मिलता है हमको, उसके अनुसार उसका संचालन करते हैं, तो इसके द्वारा भी जो है कि आपका सार्थक अधिगम घटित होता है। तो इसलिए यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो देखिए, अगर किसी चीज़ का अन्वेषण हो रहा है, खोज हो रही है और पारस्परिक क्रिया द्वारा हो रहा है, तो यह भी आपका एक सार्थक अधिगम हो जाएगा। तो यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे याद करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो इसके द्वारा यह सार्थक अधिगम नहीं होगा। क्योंकि अगर हम चीज़ों को समझ के नहीं सीखेंगे, केवल याद कर लेंगे, तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद वह चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसलिए इसके द्वारा जो है कंठस्थीकरण और स्मरण के द्वारा सार्थक अधिगम नहीं घटित होता है। बाकी तीनों ऑप्शन के द्वारा आपका सार्थक अधिगम घटित होता है। तो वही आपका पूछा गया था कि कौन सा सार्थक अधिगम घटित नहीं होगा, तो वह है आपका कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो देखिए, अगर हम बात कर दें तो यहाँ पर अधिगम की विशेषता नहीं है, यह चीज़ पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर अधिगम की विशेषता जो होती है, चलिए अधिगम की विशेषताएं आपको बता देते हैं। तो अधिगम की जो विशेषताएं होती हैं, तो अधिगम जो होता है वह अभिवृद्धि होता है, अधिगम समायोजन होता है, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम आपका विवेकपूर्ण व सृजनशील होता है, अधिगम जो है कि अनुभवों का संगठन होता है, अधिगम क्रियाशील भी होता है। तो इसलिए देखिए, अधिगम जो होता है वह आपका लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, तो यह भी सही है। और अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है, तो यह वाला भी ऑप्शन है। अगला है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, अधिगम का हम लोग अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह है, इसकी अधिगम की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिमाण स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो अधिगम होता है वह अनुभव और प्रशिक्षण के प्रमाण स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, यह कथन किसने दिया था। गेट्स व अन्य ने, या जो है कि आपका मॉर्गन और गिलीलैंड ने दिया था, या स्किनर ने दिया था, या क्रॉनबैक ने दिया था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह जो आपका परिभाषा दी गई थी वह गेट्स व अन्य के द्वारा जो है वह परिभाषा दी गई थी। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि व्यवहारिकता क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है
परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे कि अगर व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन हो जाता है जो कि अभ्यास का परिमाण होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग अधिगम बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा कि चिंतन? तो देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वह आपका सीखना कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको कि अधिगम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अधिगम में सीखना ही होता है, तो जिसको अधिगम बोलते हैं याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, या अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन है, या उपरोक्त सभी है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम जो विधि है वह आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कि अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन ही जो है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, या व्यवहार में परिमार्जन, या व्यक्तिक समायोजन? तो देखिए, अगर हम बात करें तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त जो है कि अर्थ जो होगा वह आपका व्यवहार में परिमार्जन होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? व्यवहार में परिमार्जन ही आपका सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा, तो इसको याद रखिएगा। यह दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जा कर के हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में भिन्नता के कारण है। तो उनके क्या भिन्नता के कारण हैं? जो आपका सुरेश है वह शांत कमरे में पढ़ना पसंद करता है, जबकि मदन जो होता है वह समूह में रहना पसंद करता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह जो है कि यह उनके अधिगम शैली में भिन्नता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी अलग अलग अधिगम शैली है, तो इसलिए सही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उनके अधिगम शैली में भिन्नता है। अगला प्रश्न आपका है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, तो यह ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा पौधों को बीज बोना और उनके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, या श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज की वृद्धि के चित्र बनाना, या विस्तृत व्याख्या करना। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर जो है कि बीजों के अंकुरण के बारे में शिक्षक जो है वह छात्रों को समझाना चाह रहा है, तो सबसे प्रभावी जो पद्धति होगा वह यह होगा कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना और उनके अनुकरण के चरणों को वह अवलोकन करें, तो जिससे उनको जो है कि प्रभावी शिक्षण होगा, अच्छे से जो है अंकुरण के बारे में सीख सकते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है सीखने का क्षेत्र कौन सा है? अनुभाविक है, भावात्मक है, आध्यात्मिक है कि व्यावसायिक है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से जो सीखने का आपका क्षेत्र हो जाएगा वह है भावात्मक। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। भावात्मक का तात्पर्य होता है कि मनोवृत्त वस्तु के जो है
वह प्रति व्यक्ति में उत्पन्न जो सकारात्मक भाव है, सुखद भाव है, जो अधिगम को सुगम बनाता है, उसी को भावात्मक बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन है बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, या विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या विषय वस्तु में प्रवीणता। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वह आपका होगा विषय वस्तु में प्रवीणता। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है, और साथ ही में जो है उसे विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो सीखने की शैली का एक उदाहरण के बारे में बात करें तो ऑप्शन है संग्रहण, उसके बाद आपका है तथ्यात्मक, उसके बाद स्पर्श संबंधी, या चाक्षुष। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सीखने की शैली का जो एक उदाहरण है वह आपका चाक्षुष है। जी हाँ दोस्तों, चाक्षुष है जो है वह सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अधिगम के संबंध में सही नहीं है। कौन सा विकल्प है? तो अधिगम समायोजन है, या अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, या अधिगम विकास है, या अधिगम परिपक्वता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो सही जो आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा। तो अधिगम के बारे में सही नहीं पूछा गया है। तो देखिए, अधिगम समायोजन आपका होता है, तो यह सही ऑप्शन है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं होता है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है अधिगम संबंध के बारे में। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, या स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, या चलना भागना एवं फेंकना 3 में से 5 वर्ष की अवस्था में, या इनमें से सभी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो आपका जो है कि अधिगम को जो प्रदर्शित करने वाला उदाहरण है वह है चलना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो यह आपका अधिगम का उदाहरण है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, यह जो प्रश्न आपका है यह आपका राजस्थान जो टेट रीट है उसमें आपका पूछा गया था, जो है कि 2005 में प्राइमरी में यह 1 to 5 में आया था, लेवल 1 में। तो इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, यह कथन किसका है। तो देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया जो है यह आपका जो है वह किसका है। तो यह आपका वुडवर्थ का है। जी हाँ दोस्तों, वुडवर्थ ने ही कहा था कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक पूरा सिलेबस जो है वह कवर करा दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आप हमको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको इसका PDF वगैरह दिया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती तो वह भी बताया जाता है। तो इसलिए फॉलो जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है।
तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कहने वाले यह कथन किसका था? तो यह जो कथन था दोस्तों वह स्किनर साहब का था। जी हाँ दोस्तों, स्किनर ने ही कहा था सीखना जो होता है वह व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतरण का कारण हो सकता है। तो क्या अंतरण का कारण हो सकता है? ऑप्शन है शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, या शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, या परिवार की आर्थिक स्थिति, या बालक का लालन पालन। तो देखिए शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में जो अंतर का कारण बन सकता है वह आपका बन सकता है कि शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। जी हाँ दोस्तों, विचारण नीति जो होती है वह जो है कि अंतर का कारण अधिगम शैली में बन सकती है। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया सीखने की विशेषता का कथन नहीं है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह आपका नहीं है कि सिर्फ शैक्षिक संस्थान ही ऐसा नहीं होता है कि जहां पर आपको अधिगम प्राप्त होता है। तो इसलिए इसमें जो है कि यह अधिगम का आपकी विशेषता नहीं है, सीखने की विशेषता नहीं है। तो इसलिए ए वाला विकल्प ही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा दिया गया है कि सीखना एक व्यापक क्रिया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सीखना लक्ष्योन्मुखी क्रिया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। या जो है कि आपका दिया गया है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अनअधिगम के द्वारा भी लोग सीखते हैं। तो इसके 18 का विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए हमने थॉर्नडाइक से प्रश्न लिया है कि कौन सा जो है कि थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, या अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या तत्परता का नियम। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो थॉर्नडाइक साहब थे इन्होंने कितने नियम दिए थे? तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 इन्होंने गौड़ नियम दिए थे। तो जो इनके 3 मुख्य नियम थे, पहला इनका था अभ्यास का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम, और तीसरा था तत्परता का नियम। तो यह 3 नियम इनके जो है कि मुख्य नियम है। इसके अलावा जो इनके गौड़ नियम थे जो कि 5 इन्होंने दिया था, उसमें पहला इनका था बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा था मनोवृत्ति का नियम, तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम, चौथा था सादृश्यता का नियम, और 5वां था सहचारात्मक रूपांतरण का नियम। तो यह 5 नियम इनके गौड़ नियम थे। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए इसमें मुख्य नियम तो आपका दिया गया है और यह जो है आपका वह आपका जो है कि मुख्य नियम नहीं है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसमें यही पूछा गया है कि प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है। तो यह प्राथमिक नियम में नहीं शामिल है, यह इनका गौड़ नियम का उदाहरण है। तो इसलिए ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने का नियम अभी हमने आपको बताया किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने जो है वह सीखने के नियम दिए हैं। 3 उनके मुख्य नियम हैं और 5 उनके गौड़ नियम हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह टॉप 20 प्रश्न ही देखेंगे। और दोस्तों आप यकीन मानिए कि यह जो 20 प्रश्न हमने आपको करवाएं, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे जो है कि आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेगा। तो इसलिए वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख जाइए। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक जितनी भी हमने सीडीपी की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां से आप सबको देख जाइए, क्योंकि जितना दोस्तों क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं सिर्फ आप उतना ही कर लीजिए, गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
और दोस्तों जो है कि टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।